अब कन्हैया कुमार की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही कि जिस तरह खबरें शुरू में आई कि वो दिल्ली से भी चुनाव लड़ सकते हैं किसी एक सीट से। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी 9 सीटें उनके पास हैं और 3 पे अनाउंसमेंट हुआ है, अभी 6 सीटें बाकी हैं, तो उनमें से किसी एक। खैर उम्मीदें ज़रूर हैं कि पप्पू यादव को हो सकता है कि आरजेडी यहाँ से उस टिकट का सेक्रीफाइस करते नजर आए। बीमा भारती को शायद चुनावी मैदान में। नमस्कार, मैं आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण में रैली करती हुई नजर आ रही है, जहां जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के खिलाफ हुंकार भरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार में पहली लिस्ट भी जारी की गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 9 सीटों में से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और ये सीट है कटिहार, भागलपुर और किशनगंज की। ऐसे में भागलपुर सीट को लेकर अजीत शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन भागलपुर से चर्चा थी कि बेगूसराय हाथ से जाने के बाद कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पूर्णिया सीट की बात की जाए तो पप्पू यादव को लेकर दावा कांग्रेस पार्टी सहित खुद पप्पू यादव भी करते हुए नजर आ रहे थे कि पूर्णिया सीट उनके हाथों से नहीं जानी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के ये 2 बड़े चेहरे हैं बिहार में, जिनकी सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्या अब इन 2 चेहरों को कोई और सीट मिलती हुई नजर आएगी, या फिर पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी दावे के साथ 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। वहीं कन्हैया कुमार के हाथ से भागलपुर की सीट चली जाती है, बेगूसराय की सीट चली जाती है, तो क्या बिहार से ही चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार या फिर किसी और राज्य से किस्मत कांग्रेस पार्टी आजमाती हुई नजर आएगी? इन तमाम जुड़े हुए मुद्दों से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बिहार की चर्चा कर रहे हैं और बिहार में कन्हैया कुमार और एक तरफ पप्पू यादव, ये 2 चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों की ही सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। फिर एक सीट यहाँ पर आरजेडी की तरफ चली जाती है, एक सीट सीपीआई के पास चली जाती है। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार को लेकर पहले कि क्या बिहार से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या किसी और राज्य का रुख करेंगे? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि बिहार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर अपना जो कह सकते हैं एक बार फिर से ज़मीन को मजबूत करना है। इसीलिए पप्पू यादव की जब वापसी कांग्रेस पार्टी में होती है, एक तरीके से वो कांग्रेस पार्टी में उनकी पार्टी विलय कर लेती है, तब ये कहा जाता है और लगातार ऐसा समझा भी जाता है कि पप्पू यादव के आने के बाद जो बिहार की राजनीति कांग्रेस पार्टी की वो मजबूत हो सकती है। वहीं कन्हैया कुमार का जिक्र करें, जाहिर बात है कि इससे पहले वो सीपीआई की तरफ से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी में है, तो उनको लेकर काफ़ी उत्साह का माहौल भी बना हुआ था कि क्या बेगूसराय से इस बार वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ है, आप देखिए नाज़मीन की लगातार जो आपस का गठबंधन है उसमें बिगाड़ उत्पन्न हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अंतिम मौके तक ये कहा कि भाई हमें कम से कम 10 सीटों पे आप चुनाव लड़ने का मौका दीजिए, क्योंकि पहले ही बेगूसराय की जो सीट है वो हमारे हाथ से निकल गई। कन्हैया कुमार वहाँ चुनाव लड़ते लेकिन वो सीपीआई के खाते में चली गई। अगर पूर्णिया की सीट लगातार हमारे जो प्रत्याशी होने वाले प्रत्याशी डिमांड कर रहे हैं पप्पू यादव, तो उनको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इसको लेकर लगातार कई दौर की बातचीत भी हुई, माथापच्ची हुई, सोच विचार भी हुआ, लेकिन कहीं भी आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना नरम रुख नहीं दिखाया। और उसका बाद जो नाम निकल कर सामने आता है, बीमा भारती का नाम आता है कि भाई वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी और पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसे में अब सवाल उठते हैं कि क्या वाकई आरजेडी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है, खुद को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो 9 सीटें मिली हैं उसमें से ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत टेढ़ी खीर है। यही वजह है कि पूर्णिया सीट को लेकर और बेगूसराय को लेकर लगातार जो कांग्रेस पार्टी थी वो मांग कर रही थी, लेकिन उनकी मांग को दरकिनार किया गया। उनको एक भी सीट जो उनके कह सकते हैं कि जो डिमांड पर थी वो नहीं दी गई। तो अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जो बड़े चेहरे कह सकते हैं बनते हुए नजर आ सकते हैं बिहार से, उनको दरकिनार करने का कांग्रेस पार्टी पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। और साथ में पप्पू यादव
तो बिहार से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं कि भाई पूर्णिया पे भले ही मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े लेकिन लड़ूंगा। अब कन्हैया कुमार की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही कि जिस तरह खबरें शुरू में आई कि वो दिल्ली से भी चुनाव लड़ सकते हैं किसी एक सीट से। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी 9 सीटें उनके पास हैं और 3 पे अनाउंसमेंट हुआ है, अभी 6 सीटें बाकी हैं, तो उनमें से किसी एक सीट पर यहाँ पर महाराजगंज की चर्चा चल रही है कि ये सीट भी हो सकती है कि कन्हैया कुमार को मिल जाए। जी, अभी देखिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे कयासबाजियां हैं, अटकलबाजियां हैं, क्योंकि अभी कन्हैया कुमार जो हैं जिस तरह राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ते हैं, नजर आते हैं और कह सकते हैं कि दिल्ली तक उनकी अच्छी खासी पहुंच हो गई। तो बहुत से जानकार सियासत के हैं वो यही बात कहते हैं कि अगर कन्हैया कुमार दिल्ली से किसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका बड़ा नाम है। बिहार के अंदर या यूँ कहें कि बेगूसराय या महाराजगंज या कोई और सीट है वहाँ पर लोग उनको उतना नहीं जानते, इसीलिए अगर दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे तो शायद यहाँ पे ज़्यादा उनका कह सकते हैं प्रभाव नजर आ सकता है। तो कन्हैया कुमार को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ पप्पू यादव जिस तरह से दरकिनार किए गए हैं उसके बाद सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के सामने जो उनकी शर्तें थी सारी की सारी शर्तें मान ली और अपनी एक भी शर्त वो नहीं मनवा पाई। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी जो खुद को मजबूत करना चाहती थी बिहार के अंदर, क्या एक बार फिर से वो कमज़ोर ही बने रहना चाहती है, क्योंकि अगर पूर्णिया या बेगूसराय में से कोई एक भी सीट उनको मिलती तो ये माना जाता कि बाकी साथी उनके दल हैं वो उनको बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पूर्णिया और बेगूसराय में से एक भी सीट उनको नहीं देगी उससे अब सवाल उठ रहे हैं कि जो आरजेडी है वो जो कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर रखना चाहती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आरजेडी कांग्रेस पार्टी को उनकी मनपसंद सीटें नहीं देती हुई नजर आई हैं, लेकिन कन्हैया कुमार की जो चर्चा होती हुई नजर आई थी उन चर्चाओं में बिहार का रास्ता कहीं ना कहीं बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन कन्हैया कुमार के रास्ते दिल्ली की तरफ खुलते हुए जरूर दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी के पास 3 सीटें हैं दिल्ली में और 3 सीट में से उत्तर पूर्वी दिल्ली को लेकर कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार हो सकता है यहां से चुनावी मैदान में उतर सकें और भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ सकें। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। अक्षय, जिस तरीके से दिल्ली में सक्रिय कन्हैया कुमार नजर आए, जिस तरीके से उनके बयान देखे गए, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ते हुए नजर आए, मनोज तिवारी के खिलाफ भी कई बार उन्होंने बोला है, तो क्या ऐसे में दिल्ली में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी के तहत, और क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, संभावना तो यहाँ पर है, क्योंकि कन्हैया कुमार अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात पिछली मर्तबा बीते आम चुनावों में कहीं भी जा रही थी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक प्रकार से अपने आप में ही आश्वस्त थी कि कन्हैया कुमार तो अपने क्षेत्र से जीत ही जाएंगे, लेकिन गिरिराज सिंह के सामने वो जीत पाने में नाकाम रहे। बड़ा झटका वाकई में कन्हैया कुमार को भी लगा था और कांग्रेस को भी लगा था। ऐसे में देखिए, कन्हैया कुमार अगर यहाँ पर भी वो चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य पर प्रचंड चिन्ह लग जाएगा। तो कन्हैया कुमार खुद से भी अपनी जो सीट है, अपना जो यहाँ संसदीय क्षेत्र है उसको लेकर बेहद ही ज्यादा यहाँ विचारने की स्थिति में है। और यहाँ पर देखिए, दिल्ली की जो ये चर्चा इसीलिए यहाँ पर उठी है कि दिल्ली में नाम भी जरूर है और पकड़ भी। आपने जिक्र भी किया इस बात का कि दिल्ली तक पहुंच, जी हाँ, दिल्ली तक पहुंच है कन्हैया कुमार की, और जिस तरीके से जेएनयू से उठ करके वे आए हैं, नाम उनका दिल्ली में भी अच्छा खासा चलता है, तो ऐसे में संभावना भी प्रचंड है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर गौर करेंगे तो गिरिराज सिंह अगर देखा जाए तो एक फायर ब्रांड नेता, केवल फायर ब्रांड नेता न होने के साथ साथ दिग्गज नेता भी भारतीय जनता पार्टी के और लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े रहे। ऐसे में वो एक अलग चुनौती थी कन्हैया कुमार के सामने, गिरिराज सिंह के रूप में 19 में एक अलग चुनौती थी। अगर वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से आते हैं मनोज तिवारी के सामने तो यहाँ पर एक अलग स्थिति बनेगी, अलग चुनौती बनेगी। लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ हद तक मजबूत भी हो सकती है, क्योंकि देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली को लेकर कहा जाता है कि बिहारियों की वहाँ संख्या अच्छी खासी है और यहाँ पर कई बिहारी ऐसे भी हैं जो लंबे वक्त से रहते हैं, लिहाजा मतदाता वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही है। ऐसे में एक ये प्रभाव है कि ये फायदा भी उत्तर पूर्वी में मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को मिल सकता है। लेकिन ये तय अब पार्टी आला कमान को ही करना है, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 9 सीटें ही मात्र बिहार में खाते में आई है कांग्रेस पार्टी की, अब ये कन्हैया कुमार दिल्ली आएंगे या बिहार ही रहेंगे, ये इन 6 सीटों के लिए जो संभावित उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास है उन पर निर्भर करता है। उन 6 सीटों में कौन सी ऐसी सीटें जहां कन्हैया की जीत की संभावना ज्यादा है, या उन 6 सीटों में प्रबल दावेदार कांग्रेस के पास हैं, उसके अपने आंकलन के आधार पर उसके बाद संभावना बढ़ जाएगी कन्हैया कुमार के दिल्ली आने की। एक और आखिरी सवाल रहेगा कि पप्पू यादव जो पूर्णिया छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अब 4 तारीख की बात करते हुए नजर आ रहे थे, 1 दिन का समय बचा है, तो क्या बीमा भारती जो बड़ा भाई बार बार पप्पू यादव को कह रही हैं, तो क्या अपने बड़े भाई के लिए वो सीट छोड़ती हुई नजर आ सकती हैं?
देखिए, सीट छोड़ने की कोई स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आती है और बीमा भारती क्यों सीट छोड़ेंगी? जीत की संभावना वो भी कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर के चल रही है और उन्हें यहाँ आरजेडी ने पूरा समर्थन दिया है। अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि सीटिंग एमएलए वो अब ये कहीं कि सीटिंग एमएलए जेडीयू से है या ये कहीं कि सीटिंग एमएलए जेडीयू से थी। हालांकि निश्चित तौर पर वे सीटिंग एमएलए जेडीयू से थी, आरजेडी का दामन उन्होंने अभी भी थाम लिया है, लेकिन गौर करेंगे तो आरजेडी में आते ही उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी के पास भागलपुर से या यहाँ पूर्णिया से या अन्य क्षेत्रों से मजबूत उम्मीदवार ही नहीं है कि दूसरी पार्टी का आएगा, जेडीयू का आएगा, बीजेपी का नेता आएगा, आते ही उसे टिकट दे देंगे। ऐसी तो स्थिति आरजेडी की नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कूटनीतिक तौर पर भी एक बड़ा झटका देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने यहाँ बीमा भारती का पूर्णिया के लिए चयन किया। अब यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। अब जिस तरीके से बीमा भारती बड़े भाई के रूप में यहाँ कहती नजर आई हैं पप्पू यादव को, तो यहाँ पप्पू यादव ही लगता है कि अपने बयान से अहम मौके पर पलट सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख को उन्होंने एक प्रकार से अपनी तरफ से अल्टीमेटम दिया है। 3 आज हो चुकी है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 तारीख आएगी, 4 तारीख को लालू प्रसाद यादव उनके घर आएंगे और आकर के सीट सौंप देंगे कि लो भाई तुम्हारी ये सीट और हम बीमा भारती को पीछे हटा रहे हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर पप्पू यादव बाद में हो सकता है शायद 4 तारीख को ही ये कहते नजर आए कि लालू प्रसाद यादव हमारे बड़े दिग्गज हैं, बड़े भाई की तरह हैं और उन्होंने हमें समझाया, हम समझ गए, हम कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। कहीं और से चुनाव लड़ेंगे तो क्या ये कहीं और से सुपौल हो सकता है या मधेपुरा हो सकता है? क्योंकि पप्पू यादव को लेकर खुद बीमा भारती यहाँ पर दावा करती हुई नजर आई है कि क्यों वो पूर्णिया पर अटके हुए हैं, वो किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अगर वो पूर्णिया का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए, या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर वो मधेपुरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है कि अब पप्पू यादव के पास क्या रास्ता होगा, निर्दलीय चुनाव लड़ना या किसी और सीट से चुनाव लड़ना? हाँ, देखिए, जिस तरीके से नाज़मीन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था और पप्पू यादव ने ऐन वक्त पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और मेरी कोई डिमांड नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच बिहार में जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ था, उस पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी उस वक्त तक तय नहीं हुआ था। तो पूर्णिया से कहीं ना कहीं पप्पू यादव को ये उम्मीद थी कि वह पूर्णिया सीट को लेकर लगातार जो जनसभाएं कर रहे हैं, वहां पर अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के खाते में वो सीट आ सकती है। लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत वो सीट आरजेडी के खाते में जाती है और ऐसे में फिर पप्पू यादव को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि बीमा भारती इसी आधार पर यहाँ पर आरजेडी में शामिल हुई थी कि उन्हें पूर्णिया से लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर पप्पू यादव ने अब पिछले 3 दिनों में जो जिस तरीके की बयानबाजी की है, उन्होंने कहा है कि वह अवश्य चुनाव लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय मैदान में उतरना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निर्दलीय चुनाव लड़कर पप्पू यादव पूर्णिया से जीत दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया और उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं आपके अधिकारों की आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आपके हितों की लड़ाई लड़ूंगा, और वो रैली जो हुई थी वो जन अधिकार पार्टी के बैनर तले हुई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जाना और उसके बाद फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना, तो मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव के लिए राह आसान हो पाएगी। खैर, उम्मीदें जरूर हैं कि पप्पू यादव को हो सकता है कि आरजेडी यहाँ से उस टिकट का सेक्रीफाइस करते नजर आए, बीमा भारती को शायद चुनावी मैदान में ना उतारा जाए। लेकिन यहाँ पर 4 तारीख जो कि कल इसका पूर्णतः से ऐलान हो जाएगा और देखना ये होगा कि क्या पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी अपना सिंबल देगी या फिर जिस हठ धर्मिता के साथ वो लगातार कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, उसी पर अडिग रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के ये 2 चेहरे और कांग्रेस पार्टी के ये 2 चेहरे कहीं ना कहीं अभी फंसे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बिहार में 3 सीटों पर ऐलान किया है, तो वहीं दिल्ली में 3 सीटें ही हैं, उन पर अभी तक ऐलान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। अब यही देखना होगा कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ फैसला कर पाती है। क्या उनके हक में फैसला आएगा या फिर बगावत करने पर मजबूर हो जाएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।